सुवर्णगढ़ एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जहां कभी हर सुबह काम, अनुशासन और उम्मीद के साथ शुरू होती थी। लेकिन अब इस राज्य की चाल उसके राजा वीरेन की आदतों जैसी धीमी पड़ने लगी थी। क्या सुहानी सुबह है। कोई मुझे याद ना दिलाए कि आज दरबार भी लगना है। पहले ये तकिया ठीक करो। नहीं, दूसरा वाला, ये ज्यादा नरम है। महाराज, सूरज काफी ऊपर आ चुका है। बाहर मंत्रीगण और प्रजा कई घड़ी से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं तो करने दो माधव। राज्य एक दिन में नहीं चलता और ना ही एक दिन रुक जाने से टूट जाएगा। पहले मुझे केसर वाला दूध दो। वीरेन बुरे मन का राजा नहीं था, पर वो आराम का इतना आदी हो चुका था कि कर्तव्य उसे बोझ लगने लगा था। महल के भीतर उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती, इसलिए बाहर की चिंता उसे दूर की आवाज जैसी लगती। मंत्री सोमदेव दरबार कक्ष में बेचैन टहलते हुए। ये तीसरा दिन है जब सिंचाई नहर के आदेश पर मुहर नहीं लगी। गांवों से संदेश पर संदेश आ रहे हैं। अगर आज भी फैसला ना हुआ तो खेत सूखने लगेंगे। और बाजार के व्यापारी कर में राहत मांग रहे हैं। सीमा के चौकीदारों की तनख्वाह भी रुकी पड़ी है। सब कागज महाराज के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में अटके हैं। राजा से मिलना अब राजकाज से कठिन हो गया है, जैसे हम दरबार नहीं उनकी नींद के पहरेदार हों। मंत्री जी, मैं 4 दिन से आ रही हूँ। हमारे गांव का कुआं बैठ गया है। पानी के बिना बच्चे कैसे जिएंगे? किसान हरिया चिंता में हाथ जोड़कर। मेरे बैल बीमार हैं, खेत आधे सूखे पड़े हैं। बस शाही गोदाम से थोड़ा बीज और मदद मिल जाए तो फसल बच। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, पर अंतिम निर्णय महाराज ही देंगे। बस थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा पेट नहीं भरती मंत्री जी। प्यास भी आदेश का इंतजार नहीं करती। दरबार के बाहर जमा लोगों की आवाजें बढ़ रही थीं, पर महल के सबसे आलीशान कक्ष तक पहुंचते पहुंचते वे धीमी पड़ जातीं। वहां सिर्फ सुस्ती, इत्र और आराम का राज था। महाराज, क्षमा चाहूंगा, पर आज कई आवश्यक विषय हैं। सिंचाई, कर, चौकियों का वेतन और प्रजा की शिकायतें सब आपकी प्रतीक्षा में हैं। सोमदेव, तुम्हारी आवाज में ही इतनी जल्दी है कि सुनकर थकान होने लगती है। एक एक करके बोलो, या बेहतर कल बता देना। महाराज, कुछ निर्णय कल तक टाले जा सकते हैं, पर सब नहीं। गांव में पानी की कमी गंभीर होती जा रही है। गंभीर गंभीर गंभीर? तुम लोगों के पास कोई हल्की बात नहीं होती क्या? राज्य में कहीं उत्सव नहीं चल रहा? कोई नृत्य, कोई संगीत? महाराज, उत्सव तब अच्छे लगते हैं जब जनता निश्चिंत हो। इस समय लोग सहायता चाहते हैं। ठीक है, 2-4 लोगों को अंदर भेज दो। जल्दी सुनूंगा, जल्दी निपटाऊंगा। लेकिन लंबी कहानी किसी ने सुनाई तो मैं सचमुच सो जाऊंगा। राजा दरबार में पहुंचा भी तो जैसे शरीर आया हो, मन नहीं। उसकी आंखों में उनींदापन था और प्रजा के चेहरों पर आखिरी उम्मीद। गौरी। महाराज, हमारे गांव का कुआं सूख गया है। कई घरों में पीने का पानी नहीं। दया कीजिए, नया कुआं खुदवाने का आदेश दीजिए। पानी। हाँ, ये काम मंत्री देख लेंगे। तुम परसों आना, तब तक कुछ न कुछ सोच लिया जाएगा। महाराज, परसों तक बच्चे क्या पिएंगे? इतनी चिंता मत करो अम्मा, राज्य बड़ा है, उपाय भी बहुत होंगे। अगला कौन है? किसान हरिया बेचैनी से आगे बढ़कर। महाराज, मेरी फसल सूख रही है। शाही गोदाम से थोड़ा बीज और 2 बैलों के इलाज का हुक्म मिल जाए तो मेरा घर बच जाएगा। हरिया, तुम्हारी बात पिछली बार भी सुनी थी ना। अच्छा, ऐसा करो, एक अर्जी फिर से लिखवाओ, साफ साफ, फिर देखेंगे। महाराज, मैंने 2 अर्जियां पहले ही दी हैं। मोहर के बिना कोई सुनता नहीं। तो मोहर लग जाएगी कभी। दुनिया खत्म नहीं हो रही। तुम लोग हर बात में इतनी घबराहट क्यों भर लेते हो? व्यापारी सुदर्शन आगे आकर नियंत्रित रोष में। महाराज, बाजार में माल अटका पड़ा है। कर इतना बढ़ गया है कि छोटे दुकानदार टूट रहे हैं। अगर राहत ना मिली तो व्यापार बंद होने लगेगा।
व्यापार बंद, खेत सूखे, कुएं खाली। आज सब कुछ उदास क्यों है? सोमदेव, इन सब की सूची बनाओ, मैं आराम के बाद देखूंगा। महाराज, सूची कई दिनों से बन रही है, निर्णय अभी तक नहीं हुआ। तुम मुझे सिखाओगे कि राज कैसे चलता है? मैंने कहा ना, बाद में। दरबार यहीं समाप्त करो। उस एक इशारे ने सिर्फ दरबार नहीं रोका, कई उम्मीदों को भी वहीं थाम दिया। जब राजा सुनना छोड़ दे तो शिकायतें धीरे धीरे रोष में बदलने लगती हैं। हमारे दुख उनके लिए बस बातें हैं। महल की दीवारें शायद प्यास की आवाज नहीं सुनती। हम कब तक सब ढकते रहेंगे? कागज बढ़ रहे हैं, शिकायतें बढ़ रही हैं और महाराज की उदासी नहीं, उनकी आलस बढ़ रही है। राज्य की गाड़ी अब धक्के से चल रही है। अगर यही रहा तो एक दिन पहिया बीच रास्ते उतर जाएगा। शाम ढलने लगी। महल की ऊंची खिड़कियों पर नारंगी रोशनी पड़ी, पर राज्य के कामों पर अंधेरा और गहरा हो गया। आदेश रुके थे, मदद अटकी थी, और लोगों के मन में पहली बार अपने राजा के लिए सम्मान से ज्यादा निराशा भरने लगी थी। राजा वीरेन अपने आप से आलसी मुस्कान के साथ, लोग भी ना छोटी छोटी बातों को तूफान बना देते हैं। कल देख लेंगे, आज तो बस आराम। मंत्री सोमदेव दूर खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसाकर, काश महाराज समझ पाते कि कभी कभी एक दिन की देरी पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी होती है। लेकिन सुवर्णगढ़ की मुश्किलें अब सिर्फ देरी की नहीं रहीं। महल के बाहर उसी रात एक नई समस्या जन्म ले रही थी, और इस बार शायद उसे टालना इतना आसान नहीं होने वाला था। उसी रात जब राजा वीरेन ने फिर करवट लेकर आराम से आंखें मूंदनी चाहीं, तभी महल की शांति को तेज कदमों और घबराई सांसों ने तोड़ दिया। जो बात अब तक कागजों में अटकी थी, वो संकट बनकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। महाराज, क्षमा कीजिए, पर अब इंतजार नहीं हो सकता। अभी अभी बंधार गृह के रक्षक खबर लाए हैं, राज्य के अनाज के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। राजा वीरेन नींद में चिढ़कर तकिए से सिर उठाते हुए, खराब? पर मैंने तो पिछले महीने कहा था कि सब संभाल लिया जाए। मंत्री सोमदेव दबाव में स्वर कड़ा करते हुए, कहा था महाराज, पर देखना और करवाना भी पड़ता है। आदेश आधे रह गए, मोहरें देर से लगीं और अधिकारी भी ढीले पड़ते गए। वीरेन ने पहली बार उस रात आराम को पीछे छोड़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसे अपनी ही टाली हुई बातों का बोझ महसूस हो रहा हो। राजा वीरेन उलझन में, चलो अभी चलते हैं, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। भंडार रक्षक हरिया रास्ते में झुककर, महाराज, हमने जितना बचा सकते थे बचाया, पर ऊपर से छत टपकती रही, नीचे बोरियां फटती रहीं, किसी ने समय पर मरम्मत नहीं करवाई। और मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी गई? दी गई थी महाराज, 3 बार लिखकर दी गई थी, जवाब नहीं आया। भंडार गृह का दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम न था। जहां अन्न से भरे ढेर होने चाहिए थे, वहां खाली कोठार गूंज रहे थे। कुछ बोरियों में सड़ा हुआ अनाज था, बाकी जगह बस लापरवाही की गवाही पड़ी थी। ये हमारे राज्य का भंडार है। मंत्री सोमदेव दर्द दबाते हुए, हाँ महाराज, यही वो जगह है जिस पर हजारों पेटों की उम्मीद टिकी थी। भंडार रक्षक हरिया एक फटी बोरी उठाकर, देखिए, ये पिछले मौसम का गेहूं है। ऊपर से ठीक लगता है, पर भीतर सड़ चुका है। और ये जगह? हरिया दूसरी ओर इशारा करते हुए, यहाँ नई फसल रखी जानी थी, पर किसानों की गाड़ियां लौटा दी गईं। माप तौल के अधिकारी पहुंचे ही नहीं। राजा वीरेन पछतावे और अविश्वास में, लौटा दी गई?
सिर्फ इसलिए कि अधिकारी नहीं पहुंचे। मंत्री सोमदेव कठोर सच्चाई के साथ। अधिकारी इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि नियुक्ति पत्र आपके हस्ताक्षर के बिना रुके रहे। हस्ताक्षर इसलिए रुके क्योंकि आप हर बार बोले कल देखेंगे। तो ये सब मेरी देरी से हुआ। मंत्री सोमदेव नरम लेकिन स्पष्ट। एक देरी से दूसरी देरी जन्मी महाराज, और अब उसका नाम है भूख। उस एक शब्द ने वीरेन के भीतर कुछ तोड़ दिया। अब बात आराम, आदेश या प्रतिष्ठा की नहीं थी। अब बात उन बच्चों की थी जिनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। महल सेवक चंद्र भागते हुए। महाराज, महल के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे हैं। पहले 10 थे, फिर 50, अब सैकड़ों हैं। वे भोजन मांग रहे हैं। अभी इस समय? हाँ महाराज, और भीड़ बढ़ती जा रही है। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब कह रहे हैं कि घरों में अनाज खत्म हो गया। महल की ऊंची दीवारें पहली बार प्रजा की भूख की आवाज से कांपती सी लगी। ये शिकायत नहीं थी, ये जीवित रहने की पुकार थी। हमारे बच्चों ने 2 दिन से पेट भरकर नहीं खाया। प्रजा की आवाजें दूसरी ओर से। राजा से कहो अब आराम छोड़े, हमें अन्न चाहिए। राजा वीरेन भीड़ की आवाज सुनकर अंदर से हिलते हुए। सोमदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। संकट सोचने से नहीं रुकता महाराज, उसके लिए तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। तो क्या करें? जो बचा है वो कितना है, कितने दिन चलेगा? हरिया हिसाब याद करते हुए। अगर बहुत सख्ती से बांटा जाए तो शायद 2 दिन, अगर भीड़ बढ़ी तो 1 दिन भी नहीं। राजा वीरेन सन फुसफुसाकर। सिर्फ 2 दिन? मंत्री सोमदेव तुरंत 3 काम करने होंगे। पहला, जो भी अन्न बचा है उसका अभी वितरण। दूसरा, पड़ोसी राज्यों से सहायता का संदेश। तीसरा, व्यापारियों के निजी भंडार खोलने का आदेश। राजा वीरेन हिचकते हुए। व्यापारी मानेंगे और पड़ोसी राज्य, वे हमारी मदद क्यों करेंगे? मंत्री सोमदेव दृढ़। अगर आप स्वयं सामने आएंगे, विनती करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे तो संभव है, पर देर हुई तो कोई भी कीमत बहुत बड़ी पड़ सकती है। वीरेन ने नीचे देखा और पहली बार उसे अपना सिंहासन ऊंचा नहीं, बहुत दूर लगा। उस दूरी को उसी ने बनाया था। अब राजा वीरेन कंपती आवाज में खुद से, मैं राजा हूं, फिर भी अपने लोगों को भूख से नहीं बचा पाया। मंत्री सेमदेव गलती मान लेना अंत नहीं होता महाराज, कभी कभी वही पहला सही कदम होता है। ठीक है, अभी आदेश लिखो। जो बचा है वो पहले बच्चों और बुजुर्गों में बांटा जाए। दूत तुरंत पड़ोसी राज्यों को भेजे जाएं और व्यापारियों को सभा में बुलाया जाए। चंद्र राहत की झलक के साथ। जैसी आज्ञा महाराज। हरिया झुककर। मैं तुरंत बोरियां निकलवाता हूं। मंत्री सेमदेव मैं सभा तैयार करवाता हूं, पर महाराज आपको स्वयं जनता के सामने जाना होगा। हाँ, अब छिपकर नहीं चलेगा, मैं उनसे बात करूंगा। फैसला हो चुका था, पर संकट अभी टला नहीं था, क्योंकि भूख सिर्फ अन्न नहीं मांगती, वो भरोसा भी मांगती है, और वीरेन ने वही सबसे ज्यादा खोया था। राजा बाहर आए, राजा जवाब दे। राजा वीरेन द्वार की ओर बढ़ते हुए बहुत धीमे। हे ईश्वर, मुझे आज भागने मत देना। वीरेन ने जैसे ही पहला कदम महल के द्वार से बाहर रखा, भीड़ में एक हलचल दौड़ी। कुछ चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ पर रोष, और तभी भीड़ के पीछे से किसी ने चिल्लाकर एक ऐसी खबर दी जिसने सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया। भीड़ में एक सिपाही हाफते हुए जोर से,
महाराज, बाजार के बड़े व्यापारियों ने अपने भंडार बंद कर दिए हैं और लोग उन्हें तोड़ने आगे बढ़ रहे हैं। सिपाही की खबर ने जैसे पूरे आंगन की सांस रोक दी। भूखी भीड़, बंद भंडार और ऊपर से तूफान से तबाह खेत। राज्य के सामने संकट अब सिर्फ राजमहल के दरवाजे पर नहीं, हर घर की चौखट पर खड़ा था। एक वृद्ध किसान भीड़ से आगे आते हुए कांपती आवाज, महाराज, भंडार तो बाद में खुलेंगे, पहले खेत बचाइए। रात की आंधी ने आधी फसल गिरा दी है। अगर कीचड़ में दबे बीज भी सड़ गए तो आने वाले महीने और भयानक होंगे। खेत इतने बुरे हाल में हैं? महाराज, यही वो घड़ी है। अगर आज आप सिर्फ आदेश देंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। अगर आप साथ चलेंगे तो शायद मान जाएं। राजा वीरेन भीड़ की ओर देखकर, लोग भंडार तोड़ने जा रहे हैं, वे रुकें। मैं पहले खेत देखने चल रहा हूं और आज मैं अकेला नहीं देखूंगा, काम भी करूंगा। भीड़ में एक युवक अविश्वास से, जिसे अपने अपने जूते पहनने में आलस आता था। हाँ, वही राजा। और अगर मैं पीछे हटूं तो सबके सामने मुझे कायर कह देना। तानों की चुभन वीरेन ने पहले भी सुनी थी, पर आज उनमें सच्चाई थी। शायद इसी कारण वे तीर की तरह लगे। महल से खेतों तक का रास्ता लंबा नहीं था, पर उस रात हर कदम उसके पुराने आलस पर भारी पड़ रहा था। महाराज, पश्चिम वाले खेत सबसे ज्यादा डूबे हैं। पानी न निकाला गया तो बीज गल जाएंगे। फावड़े कितने हैं? फावड़े? आप सच में हाथ लगाएंगे? आज सिर्फ हाथ नहीं, शर्म भी लगानी होगी। महाराज, यहाँ? किसान औरत गौरी, देखने आए हैं या लौटने का बहाना ढूंढने? राजा वीरेन, ना बहाना ना तमाशा, फावड़ा दो। आपके हाथ छिल जाएंगे। मेरी प्रजा के पेट खाली रहे, उससे अच्छा है हाथ छिल जाएं। पहला कदम ही उसके लिए कठिन था। कीचड़ भारी था, शरीर उसका अभ्यस्त नहीं था और आंखों के सामने वे लोग थे जिनके लिए वो अब तक सिर्फ ऊंचे आसन पर बैठा एक नाम था। पर इसी कीचड़ में उतरकर उसे पहली बार अपने राज्य की असली जमीन छूनी थी। यहाँ से मिट्टी हटाइए महाराज, नीचे नाली दब गई है। पानी निकला तो आधा खेत बच जाएगा। राजा वीरेन फावड़ा उठाकर दांत भींचते हुए, ऐसे? हाँ, पर जोर नीचे से लगाइए वरना फिसलेंगे। राजा वीरेन पहला फावड़ा मारते हुए हाफ कर, रुकिए मत, एक बार रास्ता खुला तो पानी खुद भागेगा। तो फिर पानी से पहले मैं नहीं भागूंगा। अम्मा देखो, राजा सच में मिट्टी खोद रहा है। हाँ, और हम सब देख भी रहे हैं। पानी निकल रहा है। हरिया, दूसरी ओर की बोरी बचाओ, जल्दी। राजा वीरेन बोरी की ओर बढ़ते हुए, मोहन, रस्सी पकड़ो। गौरी, मैं उठाता हूं, तुम नीचे से संभालो। गौरी अब आदेश मानते हुए, ठीक है, 1 2 3 खींचो। घंटों की मेहनत का हिसाब उस रात किसी ने नहीं रखा। बस इतना दिख रहा था कि जो राजा कभी अपने कक्ष से बाहर निकलने में सुस्ती करता था, वही अब भीगते खेत में एक किसान की तरह झुक झुक कर काम कर रहा था। उसके वस्त्र मिट्टी से भर चुके थे, हथेलियां लाल पड़ने लगी थीं, पर वो रुक नहीं रहा था। महाराज, आप कई घंटों से लगातार लगे हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। राजा वीरेन थके हुए, जब खेत विश्राम नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूं? शरीर की भी सीमा होती है। मेरे आलस की कोई सीमा नहीं थी सोमदेव, अब मेरी मेहनत की भी नहीं होनी चाहिए। गौरी दूर से सुनकर नरम पड़ते हुए, महाराज, ये बोरी सूखी जगह रख दीजिए, फिर उधर वाले हिस्से में बीज चुनने हैं। उम्मीद अक्सर बड़े वादों से नहीं लौटती,
वो छोटे सच्चे दृश्यों से लौटती है। एक राजा का कीचड़ में उतरना, बिना ताज, बिना छत्र, बिना दिखावे। इतना ही काफी था कि टूटे मनों में फिर से एक धीमी लौ जलने लगे। एक बुजुर्ग किसान, आंखें भरकर, मैंने सोचा था महल हमसे बहुत दूर है, पर आज लगता है शायद नहीं। राजा वीरेन रुककर, दूर मैं था बाबा, जमीन नहीं। अगर आप लोग स्वीकार करें तो मैं सीखना चाहता हूं। हरियाणा, सीखना चाहते हैं तो सुबह होते ही और काम मिलेगा। आधा खेत अभी भी डूबा है। तो सुबह का इंतजार क्यों? चलो वहीं चलते हैं। मंत्री सोमदेव आसमान की ओर देखकर चिंतित, महाराज, बादल फिर लौट रहे हैं। अगर दूसरी बारिश अभी आ गई तो बचाया हुआ सब फिर डूब जाएगा। और पश्चिम वाले बांध की मिट्टी पहले ही ढीली है। राजा वीरेन तेज स्वर में सबको संभालते हुए, सब लोग सुनो, बांध तक पहुंचना होगा अभी, इसी वक्त। उम्मीद जगी ही थी कि आसमान ने फिर करवट ली। खेत बचाने की पहली लड़ाई जीती भी नहीं गई थी और दूसरी सामने खड़ी थी, ज्यादा कठिन, ज्यादा खतरनाक। इस बार सवाल सिर्फ बीज का नहीं था, पूरे गांव का था। आज कोई पीछे नहीं हटेगा। बांध तक पहुंचते पहुंचते सबकी सांसें फूल चुकी थी, लेकिन इस बार किसी की चाल नहीं टूटी। डर सबके भीतर था, पर उससे बड़ा था अपने गांव को बचाने का संकल्प। हरिया घबराकर बांध की दरार दिखाते हुए, महाराज देखिए, पानी यहीं से दबाव बना रहा है। अगर ये हिस्सा बैठ गया तो पूरा पानी गांव में घुस जाएगा। मंत्री सोमदेव चिंतित पर संयत, महाराज, बारिश और तेज हो रही है। हमें लोगों को पीछे हटाने का भी रास्ता खुला रखना होगा। पीछे हटने का रास्ता बाद में देखेंगे सोमदेव। पहले बांध खड़ा रहेगा, तभी गांव खड़ा रहेगा। महाराज आप ऊपर खड़े रहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो। जब तक तुम सब कीचड़ में हो, मैं सूखी जगह पर कैसे खड़ा रहूं गौरी? सुन लिया सबने, राजा हमारे साथ मिट्टी उठा रहा है। अब कोई हाथ धीमा नहीं पड़ेगा। घंटों जैसे लगने वाले उन पलों में किसी ने अपनी थकान नहीं गिनी। हाथ छिल गए, कपड़े भीग गए, मगर बांध की दरार धीरे धीरे भरने लगी। मंत्री सोमदेव ऊपर देखकर, पानी का दबाव कम हो रहा है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। बांध कांपा, गरजा, पर टूटा नहीं। पानी का रुख थम गया। गांव ने एक और बार जीत ली थी। सब खुशी से, बच गया, बांध बच गया। गौरी थकी, आंखों में आंसू, महाराज, आज अगर आप आगे न होते तो हम सब हार जाते। नहीं गौरी, आज गांव को गांव ने बचाया है। मैंने तो बस देर से सीखा है कि राजगद्दी पर बैठने से बड़ा काम लोगों के साथ खड़े रहना होता है। मंत्री सोमदेव, यही सीख राज्य को बचाती है महाराज। बारिश की वो समय टल गई, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बचा हुआ अनाज बहुत कम था और अगली फसल पकने में अभी समय था। असली परीक्षा अब शुरू हुई। गौरी धीमे, चिंता से, महाराज, भंडार में बस कुछ ही माप अनाज बचा है। अगर हम बहुत सावधानी ना बरतें तो कटाई से पहले मुश्किल बढ़ जाएगी। तो फिर आज से मेरा हिस्सा आधा नहीं, चौथाई होगा। पहले बच्चों, बूढ़ों और काम पर लगे लोगों का पेट भरेगा। मंत्री सोमदेव, महाराज, आप पहले ही कम खा रहे हैं, शरीर को भी सहारा चाहिए। हरिया संकोच से, पर महाराज, आप रोज गांव-गांव भी जाते हैं, खेत भी देखते हैं। राजा वीरेन, चलकर, सुनकर और साथ काम करके। जब तक फसल पक नहीं जाती, मैं हर दिन हर बस्ती में जाऊंगा। किसी घर का चूल्हा ठंडा नहीं रहना चाहिए।
और सचमुच अगले कई हफ्तों तक राजा वीरेन ने यही किया। वो सुबह खेतों में किसानों के साथ पानी की नालियां साफ करता, दोपहर को घर घर जाकर हाल पूछता और शाम को चौपाल में सबका हौसला बांधता। राजा वीरेन चौपाल में सबको संबोधित करते हुए, सुनो, भूख हमें बांट सकती है अगर हम डर जाएं, लेकिन अगर हम साथ रहे तो यही कठिन दिन हमें और मजबूत बना देंगे। गौरी, आज से हर परिवार अपनी जरूरत लिखवाएगा और हर बात खुली चौपाल में होगी। अब कोई छिपा कर नहीं रखेगा, कोई छूटेगा भी नहीं। एक वृद्धा कृतज्ञ कांपती आवाज में, महाराज, पहले हम सोचते थे कि राजमहल दूर है, अब लगता है राज तो हमारे आंगन में आ बैठा है। अगर आंगन सूना हो तो महल की दीवारें भी खाली लगती हैं अम्मा। हरिया खुशी और आशा से, महाराज, पूर्व वाले खेतों में बालियां झुकने लगी हैं। लगता है इस बार फसल सच में संभल जाएगी। गौरी, तो हमें कटाई की तैयारी अभी से करनी होगी। इस बार एक दाना भी यूं ही नहीं जाएगा। दिन बीतते गए, धूप ने मिट्टी को थामा, पौधों ने रंग बदला और जिन खेतों में कुछ समय पहले सिर्फ डर उगा था, वहीं अब सुनहरी उम्मीद लहराने लगी। हरिया, चलो भाइयों, आज मेहनत की असली परीक्षा है। गौरी, कटी फसल सीधे सूखे चबूतरों पर जाएगी, फिर नाप कर भंडार में, कोई ढेर खुला नहीं छोड़ेगा। मंत्री सोमदेव, इस बार भंडार के दरवाजे मजबूत कर दिए गए हैं और हिसाब भी रोज लिखा जाएगा। राजा वीरेन भावुक, देखो, यही है मेहनत का फल। ये सिर्फ अनाज नहीं, ये विश्वास है जो हमने मिलकर उगाया है। कटाई शुरू हुई और पूरे राज्य में जैसे नई सांस भर गई। भंडार सावधानी से भरे गए, बांट बराबरी से हुई और हर घर तक भोजन पहुंचा। एक बालक खुश होकर कटोरी पकड़ते हुए, माँ, आज खाना पूरा मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज और कल भी। अब हमारा घर फिर से भूखा नहीं सोएगा। गौरी, महाराज, आखिरी घर तक अन्न पहुंच गया, कोई परिवार छूटा नहीं। और भंडार भी सुरक्षित है। इस बार राजा ने सिर्फ फसल नहीं, समझदारी भी जमा की है। राजा वीरेन, मैंने आलस में जो खोया था, उसे तुम सबने मुझे मेहनत से वापस दिलाया है। आज से ये राज्य मेरे भरोसे नहीं, हमारी साझी जिम्मेदारी पर चलेगा। महाराज वीरेन की जय, मेहनत और एकता की जय। जिस राजा को कभी लोग आलसी कहकर याद करते थे, वही अब सबसे पहले उठने वाला, सबसे कम खाने वाला और सबसे ज्यादा बांटने वाला बन चुका था। उसने समझ लिया था कि ताज सिर पर नहीं, कर्म में चमकता है। राजा वीरेन आकाश की ओर देखकर शांत संतोष में, आज समझ आया, प्रजा का पेट भरना ही राजा का सबसे बड़ा उत्सव है। और उस दिन सुनहरी फसल के बीच खड़ा राज्य सिर्फ समृद्ध नहीं था, वो बदला हुआ था। मेहनत ने आलस को हरा दिया था और एकता ने भय को। यही था सच्चा फल।